ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम व्यक्तिक निर्णय लेना। ये कार्यक्रम प्रबंधन में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और MBA पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, प्रबंधन के नियम और संगठनात्मक व्यवहार की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर वीणा दानी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, लीजिए सुनिए प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम व्यक्तिक निर्णय लेना। नमस्कार छात्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और ये विषय है वैयक्तिक निर्णय लेना, पर्सनल डिसीजन मेकिंग। वास्तव में निर्णय लेना, इसे हम निर्णय प्रक्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रोसेस है, प्रक्रम है, और इसमें कुछ नियम भी लागू होते हैं। आप हम सब जानते हैं कि वास्तविक जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब व्यक्ति को तत्काल ही कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी हमारे पास थोड़ा सा समय होता है कि हम समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करें, विकल्पों के बारे में सोच विचार करें और निर्णय लें। किसी उपस्थित विकल्पों में से किसी एक को चुनना है। ऐसी स्थितियां समस्या समाधान की स्थिति से भिन्न होती है। इसलिए भिन्न होती है क्योंकि व्यक्ति के समक्ष निर्णय करने के लिए कई सारे विकल्प उपस्थित हैं। समस्या समाधान में तो व्यक्ति के सामने जो समस्या है उसका हल ही उसको मालूम नहीं। तो चलिए छात्रों, मैं अब आपको उद्देश्य बता दूं आज के चर्चा सत्र के। तो इस चर्चा के बाद में, इस अध्याय में आप जान पाएंगे कि निर्णय प्रक्रिया का क्या महत्व है। निर्णय प्रक्रिया में सृजनात्मकता का महत्व आप समझ पाएंगे। सृजनात्मक योग्यता के बारे में 3 कारकीय मॉडल क्या होता है वह जानेंगे, और आप ये भी जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के ह्यूरिस्टिक्स मतलब व्यपदेश कौन से होते हैं और उनका इस्तेमाल किस प्रकार से हम निर्णय लेने में करते हैं। तो छात्रों, निर्णय करना वास्तव में किसी समस्या के प्रति प्रतिक्रिया है। हमारे सामने 2 या 2 से अधिक विकल्प है और उनमें से किसी एक का चयन करना होता है। निर्णय लेना तब अधिक कठिन हो जाता है जब वर्तमान और वांछित स्थिति में अंतर हो। मतलब हम चाहते कुछ और है और वर्तमान में अभी हमारे सामने जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न है। अब निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है कि हम विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दें। यहाँ पर कभी कभी मैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में समस्या शब्द का भी उपयोग करूंगी। यहाँ समस्या से मेरा आशय विकल्प से भी है। ये समस्या क्या है, विकल्प क्या है, हम पहले उसको समझें, उसको पहचानें और उसके बाद में फिर निर्णय लें। कभी कभी हमारे पास उपलब्ध सूचनाएं बहुत अस्पष्ट होती है, बहुत सीमित होती है और अपूर्ण होती है।
फिर भी किसी न किसी निर्णय पर पहुंचना आवश्यक होता है। चलिए आपको मैं एक उदाहरण से ही ये बात समझाऊं। मान लीजिए बीए पास छात्र है जिसको आगे भी पढ़ाई जारी रखना है और स्नातकोत्तर उपाधि उसको लेना है। अब उसे निर्णय यह लेना है कि वह किस विषय को चुने। विषय के चुनाव में वह रुचि का ध्यान रखे, यानी अपनी पसंद के आधार पर वह विषय चुने, या जिस विषय में रोजगार की संभावनाएं अधिक बनती हैं उस विषय को चुने। या कभी कभी छात्र की आवश्यकताएं भी कुछ ऐसी होती है कि वह रोजगार करते करते पढ़ाई जारी रखना चाहता है। तो इस प्रकार हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी रुचियां क्या है, इन सब के आधार पर हमें निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय लेने की स्थिति में एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व उत्पन्न होता है। व्यक्ति के सामने अनेक अप्रोचेस यानी उपागम है और इन अप्रोचेस में से किसी एक का उसको चयन करना है। अब यहाँ आवश्यक है कि तर्कपूर्ण चिंतन करके वह सभी विकल्पों के लाभ हानि की जांच करे। ऐसा नहीं करने पर हो सकता है कि आपने अभी जो निर्णय लिया है उस निर्णय के दुष्परिणाम आपको भविष्य में भी सताएंगे या भविष्य में भी उसके गलत परिणामों के कारण पछताना पड़ सकता है। और यही कारण है कि निर्णय लेना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। चलिए अब हम आते हैं एक दूसरे पहलू पर। निर्णय लेना किस प्रकार हम करें, निर्णय कैसे लें, इससे जुड़े हुए पहलू कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात है समस्या की पहचान और उसे स्पष्ट करना। टू क्लेरिफाई एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। समस्या की पहचान व स्पष्टीकरण। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, समस्या हमारे सामने है, हम जानते हैं और इसीलिए तो हम निर्णय लेना चाह रहे हैं। छात्रों, यहाँ आप ध्यान से सुने मेरी बात। समस्या की पहचान जैसी आप कर रहे हैं, हो सकता है दूसरा व्यक्ति उसी प्रकार उस समस्या की पहचान ना करे। मतलब समस्या कितनी गंभीर है या बहुत सतही है, समस्या के क्या पहलू हैं, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई पहली स्टेप, ये पहला चरण हुआ। दूसरा चरण है समस्या के संभावित विकल्प खोजना। ट्राई टू जनरेट पॉसिबल ऑप्शंस। क्या क्या संभव हो सकता है, क्या क्या हम निर्णय ले सकते हैं, उसके बारे में विचार करना। तीसरा चरण है कसौटी के आधार पर मूल्यांकन करना। कसौटी के आधार पर मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट ऑप्शंस यूजिंग क्राइटेरिया। मूल्यांकन आप ही को करना है, कसौटी आप ही को निर्धारित करना है। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, छात्र को यह निर्णय लेना है कि स्नातकोत्तर उपाधि कौन से विषय में लेगा, किस विषय में लेगा, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वह तुरंत किसी रोजगार में जाना चाहता है या आगे और पढ़ाई जारी रख करके रिसर्च वर्क करना चाहता है। तो इस तरह मूल्यांकन और मूल्यांकन की कसौटियाँ आपको खुद ही निर्माण करनी पड़ेंगी, आपको खुद ही मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। 3 पायदान हो गए। अब चौथा स्टेप है सिलेक्टिंग ऑप्शन और डिसाइडिंग ऑप्शन। विकल्प का चयन करना या विकल्प के बारे में निर्णय लेना। और अंतिम चरण है इवैल्यूएट द पॉसिबल आउटकम्स। आपने जो भी निर्णय लिया है या जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे या उसका क्या प्रतिफल होगा, उसके बारे में भी शुरू से ही सोच के रखना है। तो इस प्रकार मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया कि निर्णय लेने के से संबंधित
कई सारे चरण हैं। ये चरण 5 है। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ। समस्या की पहचान व स्पष्टीकरण, ये पहला चरण। दूसरा है संभावित विकल्प खोजना। तीसरा चरण है कसौटी के आधार पर मूल्यांकन करना। चौथा चरण है विकल्प का चयन करना या विकल्प के बारे में निर्णय लेना। और पांचवा तथा अंतिम चरण है इवैल्यूएटिंग पॉसिबल आउटकम्स। हमारा जो विकल्प है जिसका हम चयन करने जा रहे हैं उसका प्रतिफल क्या रहेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी शुरू से ही असेसमेंट, शुरू से ही मूल्यांकन कर रखना। छात्रों, संगठन में किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लें। संगठन में लिए जाने वाले निर्णय अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है रणनीतिक निर्णय, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। और रणनीतिक निर्णय अक्सर जो संगठन के मालिक होते हैं या जो निदेशक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके द्वारा लिए जाते हैं रणनीतिक निर्णय। दूसरा जो इसमें प्रकार है वो है टैक्टिकल डिसीजंस, मतलब कूटनीतिक निर्णय। कूटनीतिक निर्णय अक्सर प्रबंधक लेते हैं, मैनेजर्स लेते हैं। इसको हम मध्यम स्तर के निर्णय भी कह सकते हैं। और इसमें शामिल होते हैं नए कर्मचारियों की भर्ती कैसे करनी है, उनको वेतन वृद्धि कब देना है, इस प्रकार के अधिशासी निर्णय इसमें लिए जाते हैं। जो तीसरा प्रकार है वो होता है संक्रियात्मक निर्णय, ऑपरेशनल डिसीजंस। ऑपरेशनल डिसीजंस में सभी कर्मचारी या अधिकांश कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि यह एक नई सोच है कि कर्मचारियों को भी निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी दी जाए। ये तो बात हुई संगठन में किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि निर्णय में सृजनात्मकता का बहुत महत्व है, क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग। अब क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता से मेरा तात्पर्य है नए और उपयोगी विचारों को उत्पन्न करना। कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी सोच जो पूर्व क्रियान्वित विचारों से भिन्न होते हैं। सृजनात्मकता समस्या के प्रत्येक पक्ष पर चिंतन को प्रेरित करती है। छात्रों, वैसे तो सृजनात्मकता एक बहुत विशिष्ट योग्यता है। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक एप्टीट्यूड। और इसमें जन्मजात विभेद भी होते हैं, इसीलिए इसे एक बायोलॉजिकल ट्रेट या एक जैविकीय कारक भी माना गया है। उच्च कोटि की सृजनात्मकता बहुत कम व्यक्तियों में होती है। माना जाता है कि लगभग 1% लोगों में ही उच्च कोटि की यानी एक्सेप्शनल प्रकार की सृजनात्मकता होती है और 10% में सामान्य स्तर की और 60% लोगों में कुछ हद तक तो सृजनात्मकता होती ही है। आवश्यकता इस बात की है कि जब हम निर्णय लेते हैं तब हम इस प्रकार से विचार करें कि जो एक बंधी बंधाई लीक है, जो एक बंधी बंधाई परंपरा है, उसी प्रकार के हम निर्णय ना लें और समस्या के बारे में, समस्या के हर पहलू के बारे में हम सोचें, चिंतन करें, तो कोई ना कोई शायद नया रास्ता आपको भी सूझेगा। कुछ बहुत सृजनात्मक जो व्यक्ति हो गए हैं उनके मैं नाम आपको गिना दूं। आइंस्टाइन, पिकासो, मोज़ार्ट इत्यादि लोगों में बहुत उच्च स्तर की सृजनात्मकता थी। माना कि ये एक बायोलॉजिकल ट्रेट है, जैविकीय कारक है, परंतु यदि उचित अवसर मिले तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ हद तक तो इसको बढ़ावा हम दे ही सकते हैं। तो छात्रों, हम विचार करें, इस बात पर चिंतन करें
निर्णय लेने में भी हम सृजनात्मकता का ज़रूर उपयोग करें। हो सकता है कि जो बात आपको आज समस्या ग्रस्त हो रही हो या आपको लग रहा हो कि मुझे कोई सूझ नहीं रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, यदि आप उसी समस्या के अलग अलग पहलुओं पर विचार करेंगे, अलग ढंग से विचार करेंगे, तो कोई ना कोई नया रास्ता आपको ज़रूर सूझेगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेने में सामान्यतः किन रणनीतियों का सहारा लिया जाता है या उपयोग किया जाता है, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। क्या कुछ लोग विशेष प्रकार के विकल्प के पक्ष या विपक्ष में पक्षपात प्रदर्शित करते हैं? मतलब कोई एक विकल्प सामने आया तो उसी को सोच लिया कि हाँ चलिए यही हमारा निर्णय हुआ, या निर्णय लेने के पूर्व प्रत्येक विकल्प के गुण दोषों की भी विवेचना करते हैं? किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं? तो जो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है निर्णय लेने का, वो होता है रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का तर्काश्रित मॉडल। तर्कसंगत निर्णय लेने में दो बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहली बात है निर्णय की उपयोगिता। हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं वह वास्तविक जीवन में हमारे लिए कितना उपयोगी होगा। क्या इससे कोई उपयोगी स्थिति प्राप्त होगी, उपयोगी वस्तु प्राप्त होगी, और इस निर्णय के क्रियान्वित होने में कितना समय, कितने प्रयास, कितना धन लगेगा। इस निर्णय से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके सम्मान में क्या कोई बढ़ोतरी होगी? तो उपयोगिता से जुड़े हुए ये सारे पहलू हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको, पहला बिंदु बताया निर्णय की उपयोगिता। दूसरा जो चर है या दूसरी जो बात है जिसका हमें ध्यान रखना है, वो है कि हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं, जो निर्णय हमारा होगा, उस निर्णय के अनुसार परिणामों के घटित होने की संभावना कितनी है। यानी आपने जो सोच रखा है कि मैं अमुक अमुक निर्णय लूँगा या लूँगी और वह इतना इतना उपयोगी है मेरे लिए, मेरे सम्मान में, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, पैसा आएगा मेरे पास, सम्मान आएगा, मुझे लोगों में लोकप्रियता मिलेगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आपने सोचा है। पर इसके घटित होने की, इसके वास्तव में होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कितनी है? अब ये आकलन भी आपको खुद ही करना है, क्योंकि ये आकलन वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये पूर्णतः आत्मनिष्ठ है। आपके ही ऊपर निर्भर है कि आप इसका आकलन कितना करते हैं। ये तार्किक मॉडल की अभी हम बात कर रहे हैं। तो तार्किक मॉडल या तर्काश्रित मॉडल जो है वो तर्क प्रधान व्यक्ति ही करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने संवेग, पूर्वाग्रह, अपने आवेग, इम्पल्सेस, इनसे प्रभावित नहीं होते। मालूम है छात्रों कि ऐसे व्यक्ति, तर्क प्रधान व्यक्ति कैसे निर्णय लेते हैं? ऐसे व्यक्ति उपलब्ध प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों को 0 से 10 की मापनी पर रेटिंग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए संभावित परिणाम 0 से 10 की मापनी पर रेटिंग करना है। आपने सोचा कि घटित होने की संभावना 6 की, ठीक। फिर आपने सोचा कि मेरे इस निर्णय की उपयोगिता कितनी है, तो आपको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इस निर्णय की उपयोगिता को आप 0 से 10 की मापनी पे 8 पर रखेंगे, ठीक है। तो घटित होने की संभावना 6 की हो गई, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता 6 की हो गई और उपयोगिता 8 की हो गई। अब क्या करना होता है कि इन दोनों में गुणनफल मालूम करना होता है, और जिस विकल्प का गुणनफल जितना अधिक आएगा वह आपका निर्णय होगा। तो तर्क प्रधान व्यक्ति जो है वो इस प्रकार कोई भी निर्णय लेते हैं। किंतु छात्रों, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वास्तव में
कोई भी व्यक्ति पूर्णतः तर्क प्रधान निर्णय नहीं लेता। हम सब मनुष्य हैं, हमारे संवेग है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी कल्पनाएं हैं, और इसीलिए सभी निर्णय किसी हद तक संवेग और हमारी अभिवृत्ति से भी प्रभावित होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि कौन से अन्वेषणात्मक व्यपदेश यानी ह्यूरिस्टिक्स अन्वेषणात्मक व्यपदेश कौन से हैं जिनका उपयोग सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति करता है। अब यहाँ व्यपदेश शब्द थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, पर मैं इसको आपको समझाऊं। व्यपदेश से मेरा यहाँ तात्पर्य है एक मेंटल रूल, एक मानसिक नियम जिसके आधार पर आप बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से और बहुत प्रभावी तरीके से अपने निर्णयों को ले सकते हैं। तो जहाँ तक संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, हमारी कॉग्निशन मतलब जहाँ हम सोचते हैं, विचार करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जहाँ होती है तो व्यक्ति उसी रास्ते का चयन करता है जहाँ पर कम से कम रेसिस्टेंस हो, कम से कम प्रतिरोध हो। अब निर्णय लेना भी एक कठिन कार्य है, तो इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि व्यक्ति यहाँ भी चाहेगा कि कुछ न कुछ शॉर्टकट तो हो, कुछ लघु उपाय तो हो। तो इन्हीं में से एक लघु उपाय ह्यूरिस्टिक्स है। ह्यूरिस्टिक्स वही जो मैंने कहा था अन्वेषणात्मक व्यपदेश, और इसको अपनाकर हम शीघ्र और प्रभावी तरीके से निर्णय लेते हैं। अब ये जो ह्यूरिस्टिक्स है ये किस प्रकार विकसित होते हैं? तो हमारे अपने ही अनुभवों के आधार पर ये विकसित होते रहते हैं। 3 प्रकार के अन्वेषणात्मक व्यपदेश होते हैं। पहला होता है प्रतिनिधित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। दूसरा होता है उपलब्धता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, स्थिरण एवं समायोजन के आधार पर। आपके साथ में इन तीनों पर अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्णय लेने की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तब उपस्थित स्थिति या उपस्थित वस्तु की तुलना हम पूर्व में घटित हुई किसी स्थिति से करते हैं। हमारे सामने इससे मिलती जुलती कौन सी परिस्थिति थी, तब हमने क्या निर्णय लिया था, ठीक है। और यदि हमें ऐसी कोई परिस्थिति या कोई स्थिति जो समानता रखती है या प्रतिनिधित्व करती है ऐसा मालूम पड़ता है, तब हम वही निर्णय लेंगे जो हमने पूर्व में उस घटित परिस्थिति में निर्णय लिया था। तो ये हम क्या करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं, प्रतिनिधित्व के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ इस बात को। मान लीजिए कि छात्र संघ के चुनाव है और आपको किसी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में मतदान करना है। इस मत के लिए आपने सोचा है कि मुझे मत तो देना है, पर मैं मत उसी व्यक्ति को दूंगा जिस व्यक्ति को मैंने पहले मत दिया था, पूर्व में पिछले साल मैंने जिसको चुना था उसके लिए अमुक अमुक प्रकार के मानदंड मैंने लागू किए थे। क्या वही मानदंड, वही पैरामीटर इस छात्र में भी है, इस प्रत्याशी में भी है? यदि है तो आप उसके पक्ष में मत देंगे। ये जो अन्वेषणात्मक व्यपदेश की हमने बात की, कभी कभी ये गलत भी हो सकता है, इस तरह का निर्णय लेना एरोनियस भी हो सकता है। और हम ये देखते हैं कि मोटे मोटे जो तौर पर, मतलब जो मुख्य मुख्य लक्षण है उन्हीं के उपस्थिति को यहाँ देखा जाता है, और बहुत जो सूक्ष्मताएं हैं, जो छोटी छोटी भिन्नताएं हैं, उनको व्यक्ति अनदेखा करता है। इसलिए निर्णय कभी कभी गलत भी हो सकता है। अब हम आते हैं
दूसरा व्यपदेश क्या है उसे जानते हैं। वो है उपलब्धता का व्यपदेश, अवेलेबिलिटी स्ट्रेटजी। विकल्पों का मूल्यांकन करते समय व्यक्ति उन्हीं सूचनाओं का उपयोग करता है जो उसकी प्राथमिक स्मृति में उपलब्ध है। यानी कि कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं हमारे दिमाग में जिनका बार बार स्मरण होता है, बार बार उनको उपयोग में लाया जाता है, तो वो सूचनाएं हमें तत्काल याद आती है और उनके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। किंतु ऐसे में क्या हो गया छात्रों, सारी सूचनाओं के आधार पर हमने निर्णय नहीं लिया। उदाहरण बताती हूँ आपको एक। मान लीजिए मैंने किसी एक छात्रा से पूछा कि आपके विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी साहित्य की छात्राएं अधिक है या अंग्रेजी साहित्य में पढ़ रही छात्राएं अधिक है। अब संभवतः इस छात्रा ने कभी संख्या को तो मालूम किया नहीं होगा, किंतु वह किस आधार पर निर्णय देगी, किस आधार पर मुझे जवाब देगी, तो वह अपने पहचान के छात्रों का स्मरण करेगी। किन किन छात्राओं को वो जानती है, वो काहे में कर रही हैं, अंग्रेजी साहित्य में नहीं कर रही, हिंदी में कर रही हैं, तो उसका जवाब होगा कि ज़्यादातर छात्र हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे हैं। पर हो सकता है कि ये निर्णय गलत भी हो। तो इसी प्रकार जो उपलब्धता का व्यपदेश है उसके आधार पर जो हमने निर्णय लिया है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि जिन तथ्यों से व्यक्ति का बार बार सामना होता रहता है, जो स्मरण में है, उन्हीं के आधार पर उसने निर्णय लिया और बाकी जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने तथ्य हैं, उसको इग्नोर किया गया है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था ह्यूरिस्टिक्स, वो था स्थिरण और समायोजन। स्थिरण एवं समायोजन का जो व्यपदेश है उसमें निर्णय लेते समय व्यक्ति प्रारंभिक आकलन करता है और उसको बेस बनाता है, उसको आधार बनाता है और फिर उसी के आधार पर आगे का फैसला, आगे का निर्णय लेता है। समायोजन अतिरिक्त सूचनाओं पर आधारित होता है। जब लोग विकल्पों के परिणामों की आत्मनिष्ठ प्रायिकता का मूल्यांकन करते हैं, आत्मनिष्ठ मतलब स्वयं, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, उसका मूल्यांकन करते हैं, तब ऐसा आकलन प्रारंभिक बिंदु पर ही आधारित होता है। प्रारंभिक बिंदु को हम यहाँ स्थिरण कह रहे हैं। मान लीजिएगा आप कहीं निवास देखने गए, आपको रहने के लिए कमरा चाहिए और आप वहाँ गए हैं। आपको पता चला है कि सामान्यतः इस लोकेलिटी में, उस स्थान पर, उस लोकेशन में 5,000 रुपये से कम का किराया कोई नहीं लेता। तो आप चर्चा की शुरुआत करेंगे कम से कम 5,000, ठीक। और हो सकता है कि आपने ये जो स्थिरण बिंदु बना लिया है वो वास्तव में गलत ही हो, क्योंकि आपके पास पूरी जानकारी वहाँ पर नहीं है। स्थिरण बिंदु आपने खुद बनाया है, इसलिए उसके आधार पर जो आप समायोजन करने जा रहे हैं वो भी आगे चल करके गलत होगा और निर्णय प्रक्रिया भी आपकी गलत हो सकती है। तो छात्रों, आज हमने बहुत से बातों की चर्चा की और आपने जाना कि निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपके सामने जब प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना पड़ता है। मान लीजिए निर्णय लेने की प्रक्रिया का क्या महत्व है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब ये छोटा प्रश्न है जिसमें आपको ये बताना है कि व्यक्ति के सामने अंतर्द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्प में से किसी एक को छांटना है। और सही विकल्प को छांटना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत निर्णय यदि लिया गया तो उसके परिणाम भविष्य में भी सामने आते रहेंगे। तो निर्णय लेना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फिर संगठन में लिए जाने वाले निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हमने चर्चा की, जैसे रणनीतिक निर्णय, जैसे कूटनीतिक निर्णय, और तीसरा प्रकार हमने देखा संक्रियात्मक निर्णय। फिर मैंने आपसे चर्चा की थी छात्रों, निर्णय में सृजनात्मकता का उपयोग आप ज़रूर करें, क्योंकि सृजनात्मकता के सहारे आप नए नए निर्णयों तक पहुंच सकते हैं। अब निर्णय लेने के तर्काश्रित मॉडल की हमने चर्चा की थी। तो तर्काश्रित मॉडल
के बारे में जब आप लिखें उत्तर तो ध्यान रखिएगा कि उसमें 2 बातों का जिक्र, 2 बातों को आप अवश्य बताएं। निर्णय की उपयोगिता कितनी है, निर्णय के परिणाम वास्तव में घटित होने की कितनी प्रायिकता या कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसका आकलन भी इसमें किया जाता है। अब एक बात और, जब बहुत लंबा, बहुत दीर्घ प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उसमें ह्यूरिस्टिक्स की बात हो सकती है कि अन्वेषणात्मक व्यपदेश कौन से होते हैं, कौन से मानसिक नियम इसमें लागू होते हैं जिनके सहारे हम निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम करने की कोशिश करते हैं, आसान बनाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के अन्वेषणात्मक व्यपदेश की आप ज़रूर चर्चा करें। ये मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। इसमें हमने पहली बात आपको बताई थी प्रतिनिधित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। दूसरा हमने बताया था उपलब्धता के आधार पर, और तीसरी बात हमने की थी एंकोरिंग एंड एडजस्टमेंट। और जब भी हम प्रश्नों के जवाब दें तो घड़ी की तरफ हम ज़रूर अपनी निगाह बनाए रखें। यदि आपके पास समय कम रहता है तब आप प्रश्नों का उत्तर लिखते समय कभी भी उदाहरणों की चर्चा ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी तैयारी के साथ जब आप जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रश्न पत्र कर पाएंगे। चलिए, आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अभी सुन रहे थे प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम व्यक्तिक निर्णय लेना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर वीणा दानी। उद्घोषक थे विवेक कहार। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।